हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। आज इस क्लास में हम लोग 151 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 151 क्वेश्चंस का कलेक्शन इस क्लास में है। ये क्वेश्चंस हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस में किसी में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, किसी में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा नहीं किया है किसी भी क्लास में, है ना। तो वो वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 150 क्वेश्चंस आपको एक साथ में एक क्लास में मिल जाते हैं। और अगर आप ये लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितना आता है ना, कितनी चीज़ें आपको याद रह गई, कितना आप भूल गए। तो रिवीजन क्लास है, ये मैराथन क्लास है और इसमें लास्ट तक बने रहना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से एज इट इज देखने को, ज्यों के त्यों देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा नहीं, बस सीधा सीधा आंसर डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। देखिए कितने क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, जो कि सबका कंपलसरी पेपर है, इसमें हम लोग आज 151 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखिए, और इतना पढ़ने के बाद देखिए, जो उस दिन हम लोगों ने क्लास की थी, इससे पहले वाली क्लास, उसमें 130 क्वेश्चंस थे। 130 क्वेश्चन वो हैं और 151 क्वेश्चन आज के हैं। तो ये कितने हो गए आपके? 281 क्वेश्चन तो यही हो गए। बाकी और भी मैंने जो अलग से करवाए हैं, जो टाइपिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिएगा। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इतना एनफ रहेगा आपके लिए। देखिए, शैक्षिक तकनीकी का आधार है मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम और यांत्रिक उपकरण। ये सभी जो हैं ये शैक्षिक तकनीकी के आधार के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, ये भी शैक्षिक तकनीकी का आधार है। शिक्षा पर विज्ञान और तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी शैक्षिक तकनीक का ही आधार माना जाता है। व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम और यांत्रिक उपकरण, ये भी शैक्षिक तकनीकी के आधार हैं। जब सारे ही ऑप्शन सही होते हैं तो फिर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट वन आंसर हो जाएगा। निम्न परिभाषा किस शिक्षा विद्वान की है? देखिए, परिभाषा क्या है? तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। शिक्षा का प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ये बात कहने वाले एस.एस. कुलकर्णी हैं। कौन कहते हैं? एस.एस. कुलकर्णी ये बात कहते हैं। कुलकर्णी, एस.एस. कुलकर्णी ये बात कहते हैं। तकनीकी का अभिप्राय है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। अपने दैनिक जीवन में जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसको प्रयोग करने का जो मेथड है, जो विधि है, वही हमारी तकनीकी है। ये आप कहने वाले भाई योगेंद्र जीत हैं। कौन है? भाई योगेंद्र जीत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध है किससे? आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से। वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से है। विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक 20वीं सदी में हुआ। विज्ञान और तकनीकी का जो सबसे अधिक विकास हुआ वो 20वीं सदी में हुआ। कहाँ हुआ? 20वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एकदम कतई सुरक्षित है। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है? कठोर शिल्प उपागम, यह है अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का प्रकार नहीं है। बाकी प्रशिक्षण मनोविज्ञान हो गया, प्रणाली उपागम, संप्रेषण मनोविज्ञान, ये सारे ही आपके अनुदेशन प्रारूप तकनीक के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मूल्यांकन। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु मूल्यांकन है। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु मूल्यांकन है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक ग्लेसर हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक ग्लेसर हैं। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता स्मिथ एवं स्मिथ हैं। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता स्मिथ एवं स्मिथ हैं। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ एवं डेरिक अनविन हैं। प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कौन हैं? प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कैनिथ एवं डेरिक अनविन हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत। इंटरनेट को किसमें सम्मिलित किया जाता है? अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग के किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है? तो शिक्षण नियंत्रण के पद में।
शिक्षण के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग के जो है कि किस पद में, तो शिक्षण नियंत्रण में जो है इसको मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन है। समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना आता है शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत। समुचित शिक्षण नीतियों विधियों का चयन करना किसके अंतर्गत आता है, शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आता है। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो किसी उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना शिक्षण नियोजन, क्या शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीक में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित है। शैक्षिक तकनीक में जो टीचिंग प्रोसेस है वह शिक्षक केंद्रित है, उसमें जो टीचर होता है उसको सेंटर में रख करके काम किया जाता है, यानी कि वहाँ पे टीचर ज़्यादा एक्टिव रहता है। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण क्या है, व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण है अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ही व्यवहार तकनीक का प्रमुख लक्षण है। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे ब्रूनर क्लेशर हो गए, डेविस हो गए, फ्लेंडर स्किनर हो गए, इनका सबका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन पावलोव और हल जो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है, अदा आउटपुट, जो कीबोर्ड है वो आउटपुट के अंतर्गत आता है, भाग अदा प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग है अधिगम साधन के रूप में। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है, अधिगम साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। कंप्यूटर के केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, अंकगणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही और सटीक आंसर है। शिक्षा कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन की प्रस्तुतिकरण में शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य होता है, तो सूचनाओं को संचित करना यह भी शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, संप्रेषण करना यह भी शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है, प्रदत्तों का विश्लेषण करना यह भी शिक्षा कंप्यूटर का कार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी द राइट वन। शिक्षा कंप्यूटर से लाभ होता है, शैक्षिक निर्देशन को भी लाभ होता है, शोध कार्यों में भी लाभ होता है, औपचारिक शिक्षण में भी लाभ होता है। जब सब में होता है तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या होता है, और देखिए हार्डवेयर का ज्ञान, अगर आप कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको हार्डवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही और सटीक आंसर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट वन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ई अधिगम की विशेषता क्या है, ई अधिगम की विशेषता है कि यह लचीलापन होता है, मुक्त परिस्थिति और मितव्ययिता का भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ई अधिगम का उपयोग किया जाता है किसके अंतर्गत, स्थानीय समुदाय के द्वारा भी ई अधिगम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का उपयोग होता है, भूमंडलीय समुदाय के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है, और जीवन पर्यंत अधिगम में भी ई अधिगम का उपयोग किया जाता है। जब तीनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। तो ई अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षा तकनीकी और शिक्षण शास्त्र इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। जब दोनों का प्रयोग करते हैं तो मेरा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन ए और बी इज द राइट वन। ई अधिगम का साधन है नेटवर्क। भाई इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास नेटवर्क होगा। अगर हम लोगों के फ़ोन में डाटा ना हो, नेटवर्क ना हो, तो ऐसा लगता है कि अब ये फ़ोन किसी भी काम का नहीं है। इंटरनेट प्रणाली और मोबाइल, भाई ई अधिगम आप तभी कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप तभी सीख पाएंगे जब आपके पास मोबाइल होगा, कोई इंटरनेट प्रणाली होगी, है ना, संचार माध्यम होगा। ये सारे ऑप्शन बहुत ही जरूरी हैं, तभी हम ई अधिगम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ई अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है, अध्ययन कौशलों को भी महत्व दिया जाता है, बोलने के कौशलों को भी महत्व दिया जाता है, लिखने के यानी कि लर्निंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल, इन सभी में जो है महत्व दिया जाता है। जब सबको महत्व दे रहे हैं तो फिर ऑप्शन नंबर डी को टिक करके जाइएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। बात देखिए क्या लिखी है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है, ये कथन बर्टन का है। किसका है, बर्टन का है। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया किसने माना है, फ्लेंडर ने।
शिक्षण को अंतः प्रक्रिया मानने वाले कौन है? फ्लेंडर हैं। कौन है? फ्लेंडर हैं। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए, शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है बुद्धि, ये भी हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अभिप्रेरणा भी है, आकांक्षा स्तर भी है, लेकिन रुचि इसमें जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। अच्छे शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, एक तो जो अच्छा शिक्षण होता है वो सुनियोजित होता है, प्रेरणादायक होता है और प्रजातांत्रिक होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या के कितने पक्ष हैं? तो शिक्षण क्रियाओं की जो व्याख्या के हैं वो 3 पक्ष माने गए हैं। कितने पक्ष? 3 पक्ष माने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। ये बात वुडवर्थ कहते हैं। कौन कहते हैं? वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं? तो 3 बताए गए हैं। आश्रित चर किसे कहते हैं? छात्र जो है वो आश्रित चर है। आश्रित चर किसे कहते हैं? छात्र को आश्रित चर कहा जाता है। आश्रित चर किसे कहते हैं? छात्र को आश्रित चर कहा जाता है। शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य हैं? तो निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ये सभी शिक्षण चरों के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका लॉक हो जाएगा। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है। ये बात कहने वाले कौन है? ये बात आपकी क्रो एंड क्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट है। क्या कहते हैं? सीखना जो है वह आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का ही अंजन है। ये बात क्रो एंड क्रो कहते हैं। ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, इनको आप रट करके जाइएगा। स्मृति स्तर शिक्षण का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना, मानसिक प्रश्नों का प्रशिक्षण करना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों को याद करना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्मृति स्तर जो है शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो मानसिक प्रश्नों का प्रशिक्षण जो है यह भी इसका उद्देश्य है। सीखे हुए तथ्यों को याद करना भी स्मृति शिक्षण स्तर शिक्षण का उद्देश्य है। तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, ये भी ऑप्शन राइट है, लेकिन यहाँ पे ये बात जो है सही नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हर्बर्ट हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रतिपादक और जन्मदाता हैं एक ही बात है, इन सबको आप रट लीजिएगा। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हर्बर्ट हैं। बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक जो है वो मॉरिसन है। स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हर्बर्ट हैं। बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक मॉरिसन हैं। ऑप्शन नंबर 3 का सी जो है वो लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट वन है 4th वन। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में बांटा गया है। स्मृति स्तर शिक्षण जो है वो विचारहीन है। ठीक है, स्मृति स्तर शिक्षण की अनुशासन व्यवस्था कठोर है। स्मृति स्तर शिक्षण की अनुशासन व्यवस्था कैसी है? कठोर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसमें सटीक आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 कहेगा, क्या कहता है? बोध स्तर की युक्तियां हैं। प्रश्नोत्तर जो है यह बोध स्तर की युक्ति है। बिना समझे विषय वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? स्मृति स्तर का। बिना समझे विषय वस्तु को रटना यह किस शिक्षण का स्वरूप है? स्मृति स्तर का ही स्वरूप है, कि आप उसको समझ नहीं रहे हैं, बस डायरेक्ट रट्टाफिकेशन पे उतारू हैं, सीधा रोट लर्निंग को अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो जो भी विवरण होता है वह मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विवरण किस रूप में? मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है? तो यहाँ पे विवरण या कथन प्रविधि का यूज होता है। विवरण या कथन प्रविधि का प्रयोग होता है। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का कौन सा रूप नहीं है? तो सामान्य शिक्षक योजना जो है यह निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लॉक कर दीजिए, और इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। अच्छे उदाहरण दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना लेते हैं। जो अच्छे उदाहरण होते हैं वो किसी भी टॉपिक को जो है सजीव और सरल बना लेते हैं। ये बात कहने वाला आपके पिंसेंट हैं। ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। पिंसेंट ने ये बात कही है कि जो अच्छे उदाहरण, अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे उदाहरण के साथ जोड़ देते हैं तो उस चीज़ में सजीवता आ जाती है, और वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे समय तक हम उसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है?
शिक्षण नीतियों की, किसकी शिक्षण नीतियों की विशेषता, ये प्रशिक्षण कार्यों के लिए प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं, ये तो विशेषता है। ये शिक्षक की कार्यनिष्ठा को बढ़ाती हैं, इनके माध्यम से अध्यवसाय के प्रत्यय को मंदन होता है, ये बात गलत है। ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, बात ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है वही आपका सही है, ठीक है, क्योंकि ये विशेषता नहीं पूछ रहा है। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ जो हैं वो एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ क्या हैं, एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कहते हैं किसको, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को। किसी भी चैप्टर को आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, वही तो आपकी टीचिंग मेथड हो जाएगा। किसी भी चैप्टर को आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों के सामने आपका प्रस्तुतिकरण क्या है, आप उस टॉपिक को जो भी पढ़ा रहे हैं वह बच्चों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यही आपका तरीका मेथड देखा जाता है। जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो आपका इंटरव्यू होता है, आपको सामने ब्लैक बोर्ड पे खड़ा करके और फिर आपसे पढ़वाया जाता है। सामने कोई भी हेड टीचर या प्रिंसिपल बैठ जाता है, फिर वो आपको चेक करता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि आप किसी भी चीज़ को, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, आप किस विधि को अपना रहे हो, क्या जो विधि आप अपना रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है, बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ही शैली इसमें देखी जाती है। और इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए हमारी जो है वो ट्रेनिंग होती है। हम लोगों को दूसरे स्कूल्स में भेजा जाता है टीचिंग के लिए, और हम लोग 4 महीने की टीचिंग करके आते हैं। उसमें हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि किसी बच्चों को कैसे पढ़ाना है और ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है ना। तो हर चीज़ को समझाया जाता है। देखिए, शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं। शिक्षण युक्तियाँ शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके की हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है, अधिनायकवादी नीतियाँ जो हैं यह शिक्षण नीतियों का प्रकार इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है, निर्देशन नीति जो है यह प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ होती हैं शिक्षक केंद्रित, जो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ होती हैं वो शिक्षक केंद्रित होती हैं, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है उच्च कक्षाओं हेतु। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है। शिक्षण की जो व्याख्या नीति है वो कब आदर्श मानी जाती है, उच्च कक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण नीति का विकास किया था, किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। किस शिक्षण नीति के जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट मेथड जो है, जो प्रोजेक्ट विधि है, इसके जन्मदाता WH किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है। देखिए, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया, या लोक नृत्य हो गया। तो इसमें देखिए कौन जो है वो जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन तो है कि उपयुक्त सभी जनसंचार के माध्यम है, लेकिन लोक नृत्य जो है जनसंचार का माध्यम नहीं है। इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो गलत है, ठीक है, इसी को टिक कर दीजिए। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब हुआ था, ये आपका 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण कब हुआ था, ये आपका 1930 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 में हुआ। रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण जो हो वो 1930 में हुआ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब हुआ, ये 1957 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी 1957 में हुआ था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था, दिल्ली में बना था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में बना था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। क्या है, स्लाइड जो है प्रोजेक्टर वो एक यंत्र है जिससे क्या होता है, फिल्म स्लाइड पर अंकित जो चित्र है उसको पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश दूधिया रंग का होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश किस रंग का होता है, दूधिया रंग का होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन टेलीविज़न को माना गया है कि जो सबसे अधिक इफेक्टिव जनसंचार का जो साधन है वो टेलीविज़न है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह आपका प्रक्षेपी लेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम है, तो टीवी जो है वो जनसंचार का माध्यम है, आपको ये बात पता है। सूचना एवं
संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? सूचना और संचार। सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता प्रकृति पर निर्भर करती है। सूचना की वैधता और विश्वसनीयता प्रकृति पर निर्भर करती है। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। ये परिभाषा देने वाले आपके कार्टर हैं। कौन है? कार्टर हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये एग्जाम है, इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हर तरीके से मजबूत रहिए। केवल आप अपने इजी नोट्स, अपने जो एग्ज़ाम टाइप का प्लानर है, बड़े क्वेश्चंस उसमें गलत हैं या पवन का हो, है ना, तो इनमें बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े क्वेश्चंस गलत हैं, चाहे वो इजी नोट्स हो या प्लानर हो, तो ये चीज़ें हैं। तो जितना भी आपको जहाँ से मटेरियल मिले आप पढ़ करके जाइए, ताकि आप पूरी तरीके से मजबूत हो करके अपने क्लास में पहुँचे। पेपर चाहे जहाँ से हो आ जाए, आप अपने आप को पूरी तरीके से मैच्योर रखिए। संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। ये बात कीथ डेविस ने कही है। संचार जो है वो एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है, कीथ डेविस ऐसा कहते हैं। संचार यानी कि संप्रेषण क्या है? तो यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है और यह एक सतत प्रक्रिया भी है, एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संचार को एक द्विमार्गीय प्रक्रिया कहा गया है, एक सतत प्रक्रिया भी है, प्रबंधकीय भी है। जब सारे ऑप्शन सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके चले आते हैं। प्राचार के लिए संप्रेषण उपयोगी है। टेलीफोन है, मोबाइल है, पर्यवेक्षण उपकरण या स्पीकर हो गए, फैक्स सेवाएं हो गई, ये सभी जो है प्राचार के लिए संप्रेषण उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, दोनों में है तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। उपरोक्त सभी इज द राइट वन। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के नाम से भी जानते हैं, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जानते हैं, और आगरा में बीएड फर्स्ट ईयर में इसी को आईसीटी का आलोचनात्मक अध्ययन भी कहते हैं। क्वेश्चन सारे वही हैं, सब कुछ वही है, नाम चेंज है। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं सूचना हो गया, स्रोत हो गया, प्रसारण, प्राप्ति, ये सभी संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। जब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण, ये सभी सूचना के घटक हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम, ये दोनों ही तरीके से कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। विषय का समाकलन और मूल्यांकन, इन दोनों में, जब दोनों में है तो ऑप्शन नंबर सी को हम राइट कर देंगे। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं इसमें सूचना, स्रोत, प्रसारण, प्राप्ति, ये तीनों ही संचार की प्रक्रिया में के मूल तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है। किसमें? फुल ड्यूप्लेक्स में। फुल ड्यूप्लेक्स में जो है सूचना का प्रसारण और प्राप्ति एक साथ संभव है। भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। आईसीटी का पूरा नाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है ना। हिंदी में लिखेंगे तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लिखेंगे, है ना। ये तो बात हुई गई। आईसीटी का पूरा नाम संचार, ठीक है। संचार तंत्र के मुख्य अंग हमारा माध्यम भी है, रिसीवर भी है, प्रेषक। माध्यम बीच का, है ना, प्रेषक जो भेज रहा है, रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, उसके बीच जो माध्यम है वो आपका जो है माध्य कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। तो ये सभी संचार के जो है कि मुख्य अंग हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके आईसीटी में भी मिलेंगे, आपके पर्यावरण में भी मिलेंगे, या आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, मतलब उसमें मैथ्स से हो, फिजिकल साइंस, सब में सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, इसलिए इनको रट लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कीथ एचिसन है। कितनी बार हम लोग पढ़े हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है फर्स्ट का। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म 1961 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म 1961 में हुआ था। शिक्षण कौशल विकास मुख्यतः सूक्ष्म शिक्षण विधि से संबंधित है।
किससे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल डेवलपमेंट मुख्यतः सूक्ष्म शिक्षण विधि से संबंधित है। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? आपको बताते चलें कि सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण को वास्तविक शिक्षण की संज्ञा दी गई है। किस शिक्षण को वास्तविक शिक्षण की संज्ञा दी गई है? तो सूक्ष्म शिक्षण को वास्तविक शिक्षण की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। सूक्ष्म शिक्षण किसी कक्षा के आकार और समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थिति है, ये बात एलन कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान अभिविन्यास होता है। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान अभिविन्यास है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? तो सिर्फ एक ही स्किल का जो है अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पूरे होने की जो अवधि है वो 36 मिनट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पूरे होने की अवधि कितनी है? 36 मिनट है, 36 मिनट्स है। एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में। एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में। जैसा कि अभी हम लोग कहाँ ऊपर पढ़ रहे थे, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? एक। कितने? एक। वही क्वेश्चन नीचे लिखा है, एक कौशल के प्रशिक्षण का महत्व किसमें दिया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और आपका फुल रिवीजन हो पा रहा है, आप चीज़ों को एक साथ पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? N.A. फ्लेंडर हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक N.A. फ्लेंडर हैं। फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया परिविधि को कितने वर्गों में बांटा है? 10 वर्गों में बांटने का काम किया है। फ्लेंडर ने अंतः प्रक्रिया परिविधि को 10 वर्गों में बांटा है। प्रशिक्षण समूह का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों में मेलजोल और सहयोग की भावना का विकास करना प्रशिक्षण समूह का इसमें उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरणीय शिक्षण के कितने सोपान हैं? अनुकरणीय शिक्षण के 6 सोपान हैं। अनुकरणीय शिक्षण के 6 सोपान हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? छात्र व्यवहार का ज्ञान शिक्षण कौशल नहीं है। देखिए इसमें प्रस्तावनात्मक कौशल, सूक्ष्म कौशल और नियोजित पुनरावृत्ति, ये तीनों ही शिक्षण कौशल हैं, लेकिन छात्र व्यवहार का ज्ञान जो है ये शिक्षण कौशल नहीं है, टीचिंग स्किल नहीं है। ठीक है, किसी भी छात्र के व्यवहार का ज्ञान ये आपका टीचिंग स्किल में कैसे आएगा? भाई आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये आपका टीचिंग स्किल हो गया, लेकिन छात्र के व्यवहार का ज्ञान ये टीचिंग स्किल नहीं है। एलन एवं रॉयन ने कितने कौशलों की व्याख्या की है? इन्होंने 14 कौशल 14 स्किल्स को की व्याख्या की है। शिक्षण को संज्ञा दी जाती है कला एवं विज्ञान की। शिक्षण को कला एवं विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको हम लोग डीपली पढ़ लेंगे। शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्ष शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें अध्यापक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। ये बात कहने वाले N.L. गेज हैं। कौन है? N.L. गेज हैं ये बात कहने वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट वन हो जाएगा। डॉक्टर मैकइंटेयर किस विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे? डॉक्टर मैकइंटेयर जो है वो स्टर्लिंग विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री थे। पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। पुनर्बलन कितने प्रकार से दिया जाता है? पुनर्बलन आपका 2 प्रकार से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण शिक्षण विश्लेषण की अवधि में पहचाने के विभिन्न संघटक घटकों के बीच उचित संबंधों की गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये बात कहने वाले जंगीरा और सिंह हैं। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण प्रतिमान की बात करेंगे। शिक्षण प्रतिमान होते हैं, शिक्षण प्रतिमान आपके सीखने के सिद्धांत होते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है। शिक्षण एवं अधिगम घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। बात बिल्कुल सही है, 100%। भाई आप टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे लर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी टीचिंग बच्चों की लर्निंग दोनों आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जहाँ शिक्षण होता है वहीं अधिगम होता है। अगर आप जहाँ टीचिंग है वहीं तो लर्निंग होगी। भाई बात बिल्कुल सही है ना। शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। बात ये भी सही है। जब तीनों बातें सही है तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके चले आएंगे। शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षण सिद्धांतों के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? ये बात तो भटनागर ने कही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का नहीं है?
देखिए संरचना जो है यह भी शिक्षण प्रतिमान का तत्व है, उद्देश्य भी है, सामाजिक प्रणाली भी है, लेकिन अनुभव लेना यह शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। निम्न में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण प्रतिमान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो यहाँ पे डॉक्टर P.N. दुबे और डॉक्टर भट्टाचार्य ने भी काम किया है, हॉफमैन और जॉइस ने भी किया है, वाइल्ड और भटनागर ने भी किया है। जब सबने किया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक आशुबेल हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक आशुबेल हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि यह विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग किस क्रिया हेतु किया जाता है? ये अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण के लिए किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग किस क्रिया हेतु किया जाता है? अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं। किसको व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक ब्लूम हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक ब्लूम हैं। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा सोपान नहीं है? सूचनाएं एकत्रित करना यह प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का सोपान नहीं है। बाकी समस्या की पहचान, समस्या समाधान की नीति बनाना, सूचनाओं की व्याख्या करना, ये तीनों ही प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना के सोपान के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बी जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। छात्र का अधिगम स्तर निर्भर करता है छात्र की अभिरुचि। भाई छात्र का जो लर्निंग लेवल है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उसका इंटरेस्ट कितना है और उसकी अगर कोई समस्या है कि नहीं है, छात्र का प्रयत्न कैसा है, उसका धैर्य कितना है, इन सभी बातों पर उसकी लर्निंग डिपेंड करती है। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सर्वाधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। किसमें? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट है। अभिक्रमित अधिगम का विकास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अभिक्रमित अधिगम का विकास अमेरिका में हुआ था। अभिक्रमिक अधिगम को अनुभवों का एक नियोजन क्रम बताया है विलियम्स एवं जेम्स ए स्विच ने बताया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी राइट है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें इसमें गलत ढूंढना है। अभिक्रमित, देखिए जो सही है उसको ठीक से पढ़िए। अभिक्रमित अधिगम को क्रमसिद्ध अधिगम भी कहते हैं। किसको क्रमसिद्ध अधिगम भी कहा जाता है? तो अभिक्रमित अधिगम को, किसको? अभिक्रमित अधिगम को क्रमसिद्ध अधिगम भी कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन शैक्षिक तकनीक का ही एक अंग है। अभिक्रमित अनुदेशन है क्या है? शैक्षिक तकनीकी का ही एक अंग है। जेम्स डी फिन ने अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत का निरूपण किया। बात सारी सही है, ये बात गलत लिखी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम का प्रयोग पिछले 60 वर्षों से हो रहा है, ये बात गलत है। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन के जन्मदाता बीएफ स्किनर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बीएफ स्किनर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण का जो सिद्धांत है वह स्किनर के अभिक्रम का नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन मृदुल शिल्प है। क्या है? मृदुल शिल्प। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी व्यूहरचना है जिसकी सहायता से शिक्षण सामग्री को ऐसे क्रम में नियोजित किया जाता है जिससे छात्रों में लगातार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका मापन भी किया जा सकता है। यह परिभाषा सुसन मॉर्कल ने दी है। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है।
अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में विकसित करने का श्रेय मार्कल को जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन को वर्तमान में डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? मार्कल को जाता है। किसको जाता है? मार्कल को जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर को जाना जाता है रेखीय अभिक्रम के लिए। स्किनर को जाना जाता है रेखीय अभिक्रम के लिए। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन पर किस संस्था ने काम किया था? एनसीईआरटी ने काम किया था। किसने काम किया था? एनसीईआरटी ने काम किया था। हम धीरे धीरे और आगे बढ़ चुके हैं। और नॉर्मन ए क्राउडर को जाना जाता है किसके लिए? शाखीय अभिक्रम के लिए। नॉर्मन ए क्राउडर को जाना जाता है शाखीय अभिक्रम के लिए। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता थॉमस गिलबर्ट हैं। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता कौन थे? थॉमस गिलबर्ट। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता कौन थे? थॉमस गिलबर्ट। अभिक्रमित अधिगम के प्रकार होते हैं, तो देखिए इसमें रेखीय भी होते हैं, शाखीय भी होते हैं, अवरोही श्रृंखला अभिक्रम भी होते हैं। ठीक है, रेखीय, शाखीय एवं अवरोही श्रृंखला अभिक्रम, ये अभिक्रमित अधिगम के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो गया। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाखीय अभिक्रम के प्रकार कितने बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। और एक सेकंड प्लीज, देखिए सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है मैथेटिक्स अभिक्रम में। किसमें? मैथेटिक्स अभिक्रम में। रेखीय अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं है? मूल्यांकन पद जो है वो इसका प्रकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवस्था समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन आपका गिलबर्ट का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अवरोही अभिक्रम की अवस्थाओं की संख्या कितनी? 3 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 3 बताई गई है। आगे बढ़ेंगे और आज का ये लास्ट पेज होगा। ठीक है, और प्यारे दोस्तों लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कैसी रही क्लास आपकी। जो भी टीचिंग क्लासेस बची हैं पेडागोजी, वो भी जल्दी ही कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, और जो है कि इस चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर पहुंचाइएगा। हम लोग 100K पर टच होने वाले हैं। किस पर? 100K। ठीक है, हम लोग 1 लाख होने वाले हैं और हमारा परिवार 1 लाख का होने वाला है। आप सभी लोग अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग एक ही दिन में 1 लाख टच कर लेंगे, है ना। तो आप अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुदेश, और शायद आपको भी जिस दिन हम लोग 1 लाख हो जाएंगे शायद आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख आधार क्या है? सूचना प्रदान करना। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख आधार क्या है? सूचना प्रदान करना। अनुदेशन तकनीकी के सोपान क्या है? सामग्री चयन, पाठ प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, सुधार के सुझाव। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट है। आगे बढ़ेंगे। अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है। प्रणाली विश्लेषण जो है वह अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है। बाकी आपका प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप हो गया, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप हो गया, प्रणाली उपागम, ये सारे ही अनुदेशन प्रारूप के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अभिक्रमित अधिगम प्रणाली का विकास आपका अमेरिका में हुआ था। हमने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया है। प्यारे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभिक्रमित अधिगम अनुभव का एक नियोजन क्रम है। यह कथन आपका विलियम्स एवं जेम्स ई एशविच का है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम का भी दिया है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।